नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अभी तक आईआरसीटीसी की 3 ट्रेनें चल रही थी जिन्हें आप तेजस के नाम से जानते थे, लेकिन अब सरकार 151 प्राइवेट ट्रेनों के प्रोजेक्ट को शुरू निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। ट्रेनों को 109 रूटों पर चलाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस को सरकार की इस कोशिश में खोट नजर आ रहा है। पार्टी प्राइवेट ट्रेनों को अमीर रथ बता रही है। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ सीपीआई के नेता जुड़ेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह पक्ष रखेंगे कांग्रेस पार्टी का, और आशुतोष जी, सलीम साहब भी जुड़ गए हैं, अखिलेश जी भी जुड़ गए, आशुतोष जी भी जुड़ गए। सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा। यात्रीगण, ये सूचना आपके लिए जरूरी है। भारतीय रेलवे की पटरियों पर अब आने वाली है प्राइवेट ट्रेनें। तेज, आरामदायक और विश्व स्तरीय ट्रेन के इंतजार में अपने स्टेशन पर बने रहिए, ऐसा सरकार का वादा है। ये इरादा प्रधानमंत्री ने बहुत पहले ही जाहिर कर दिया था। मार्च 2013 में लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में नरेंद्र मोदी ने कहा था, सरकारी पटरी पर प्राइवेट ट्रेनें क्यों नहीं। पूरे 7 साल पहले की सोच अब पटरी पर भागने की तैयारी में है। सरकार रोड बनाती है, क्या उस रोड पर सरकार के ही व्हीकल चलते हैं क्या? एयरपोर्ट बनाते हैं, प्राइवेट जहाज आता है कि नहीं आता है? आता है। इतनी बड़ी रेलवे की पटरियां पड़ी है, ये क्या कारण कि उसके ऊपर सरकारी डिब्बा ही घूमता रहेगा? पहल की शुरुआत के लगभग 1 साल बाद सरकार ने आज भारतीय रेल के निजीकरण के लिए पहला कदम उठाया है। सरकार ने प्राइवेट कंपनियों से रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन यानी ट्रेन ऑपरेशंस का प्रपोजल मांगा है। रेल मंत्रालय ने 109 रूट पर 151 मॉडर्न ट्रेनों के लिए निजी आवेदन मांगे हैं। रेलवे ने देश भर में इसके लिए 12 क्लस्टर्स बनाया है। ये ट्रेनें अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। रेलवे की तरफ से सिर्फ ड्राइवर और गार्ड मिलेगा, बाकी पूरी जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी की होगी। ये जो हम ट्रेनें चला रहे हैं, एक तो जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर के थ्रू चलाने का प्लानिंग किया हुआ है, जो खाली 5% है, दैट इज नंबर 1। दूसरा ये है कि जितनी ट्रेनें चल रही हैं उनके ये अलावा है, इन एडिशन है। नई प्राइवेट ट्रेनें तो पटरी पर उतरने का इंतजार कर रही हैं। राजनीति अभी से रेड लाइट लेकर खड़ी हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने गरीबों का आखिरी सहारा भी छीन लिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रेलवे के निजीकरण को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने चलाए थे गरीब रथ, भाजपा चलाएगी अमीर रथ। टैक्स जनता का, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का और मुनाफा उद्योगपतियों का। वाह मोदी जी वाह। भारत में गरीब की चलेगी या अमीर की चलेगी, प्रश्न इस बात का है। यूपीए सरकार में हम लोगों ने चलाया था गरीब रथ, और उसके चलाने के बाद भी लालू जी जब रेल मंत्री थे तो रेलवे मुनाफे में था। अब ये चलाना चाहते अमीर रथ, यानी कि निजी कंपनियों के द्वारा चलाई गई ट्रेनें। अब पटरी तैयार है और पटरी पर प्राइवेट रेल दौड़ाने वाली भारतीय रेल भी। तो क्या विपक्ष का ये हो हल्ला बेगाना होकर रह जाएगा? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, एक बार फिर से परिचय आपका करा दें। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मोहम्मद सलीम साहब, बहुत दिनों बाद आज हल्ला बोल में आ रहे हैं, सीपीएम के नेता, बहुत स्वागत सर आपका। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आशुतोष जी हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। संबित पात्रा जी, राहुल गांधी कह रहे हैं, अपने इस ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा है, रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है। आप अमीर रथ चलाने की कोशिश में हैं? संबित जी। नहीं, राहुल गांधी ने अभी तक पूरा मसौदा नहीं देखा है। अगर देखा होता तो ये नहीं बताया होता जो आज उन्होंने रेखा के बारे में बताया है। और वैसे भी कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ही पटरी से उतरे हुए हैं, इसलिए मसौदा मैं लेके आया हूं और मंत्रालय से मसौदा लेकर आया हूं, आज समझा भी दूंगा। पहली बात है, इन्होंने कहा कि गरीब रेल हमने चलाया था, गरीब रथ हमने चलाया था, आज हम अमीर रथ चलाने वाले हैं। कोई ट्रेन बंद नहीं होने वाली है। अगर 100 ट्रेन चल रही थी तो 100 ट्रेन चलेगी, गरीब रथ भी चलेगी, राजधानी भी चलेगी, मेल भी चलेगा, एक्सप्रेस भी चलेगा, उसके साथ 151 और एक्स्ट्रा ट्रेन जुड़ेंगे।
क्यों जुड़ेंगे एक्स्ट्रा ट्रेन, क्या फायदा होगा उससे? ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, एक बहुत बड़ा मिशन है मोदी जी का, जो 2013 में भी आपके कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा था, टिकट फॉर ऑल, कोई भी राशन कार्ड फॉर ऑल, ठीक उसी प्रकार टिकट फॉर ऑल, सबको टिकट मिले। आज आप या मैं, हमारे माता पिता ट्रेन से जाते हैं, किसी को आना होता है तो हेलो हेलो जल्दी वेटिंग में है, आरएसी हो गया है, कंफर्म कराना है, कुछ तो जुगाड़ लगाओ, कुछ तो करो, भगवान की प्रार्थना, वेटिंग से हम आरएसी में कैसे जाए, आरएसी से कंफर्म कैसे हो, सबको टिकट मिले, किसी का वेटिंग और आरएसी ना हो, ये एक मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है, खुद रेलवे मंत्रालय ने, आज से नहीं, जब से रेलवे चल रही है, वो कह रही है कि रेलवे अगर इसी तरह चलती रही तो बहुत पैसे की आवश्यकता है, एक लायबिलिटी ना बन जाए। लायबिलिटी को एसेट कैसे बनाना है और पैसे उत्पादन उसमें निवेश कैसे कराना है। 30,000 करोड़, ये जो 151 ट्रेनों की बात 190 रूट्स पे हो रहे हैं, 30,000 करोड़ रुपीस रेलवे को ऐड होगा, मतलब जाएगा रेलवे से कुछ नहीं, रेलवे को पैसे आ जाएंगे। तो इसमें चिढ़ने की बात क्या है? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, एक उदाहरण देके। आप आज से 20 साल पहले की बात सोचिए अंजना जी, मैं 2006 में पहली बार व्यक्तिगत रूप से फ्लाइट में बैठा, क्योंकि उससे पहले मेरा परिवार फ्लाइट में अफोर्ड नहीं कर सकता था, नौकरी करने के बाद पहली बार मैं फ्लाइट में बैठा। उससे पहले मिडिल क्लास का व्यक्ति सोच नहीं सकता था कि एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस फ्लाइट मिले। जब ये स्काईज ओपन हुए, जब भारतवर्ष के फ्लाइट प्राइवेट प्लेयर्स भी उसमें आए, जितने भी प्राइवेट फ्लाइट्स आई, उसके बाद नतीजा क्या हुआ आप देखिए, आज साधारण से साधारण भारतीय भी जा सकता है, किसी के लिए कोई खराबी नहीं हुई है। ठीक उसी प्रकार आज 151 ट्रेन के ऐड होने से मैं 10 बिंदु, जो कि अभी रेलवे मंत्रालय ने मुझे भेजा है कि बेनिफिट्स क्या होगा, 10 सेकंड में बता देता हूं। नंबर 1, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी। नंबर 2, रिड्यूस्ड मेंटेनेंस, रखरखाव में कमी होगा। नंबर 3, रोजगार बढ़ेगा, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी। नंबर 4, सेफ्टी बढ़ेगा, उसमें सुरक्षा की जो प्रावधान है वो बढ़ेंगे। नंबर 5, अनुभव, जो वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, निर्माण, मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में इन रेलवे का निर्माण होगा, जिसके कारण भारत में नौकरियां भी बढ़ेंगी और भारत का मैन्युफैक्चरिंग होगा। ये सारी प्राइवेट कंपनीज जो है फाइनेंसिंग, प्रोसेसिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस का खर्चा ये उठाएंगे, ड्राइवर और गार्ड हमारे होंगे। ये सब कुछ होने के बाद इनको चिंता, अच्छा अखिलेश जी भी आ गए हैं। वैसे अखिलेश जी आज आप यहां पर क्या, मैडम का बंगला खाली हो रहा है, तेजस एक्सप्रेस शाम का है दिल्ली से लखनऊ, मैडम जा रही है उसमें 7 बजे लखनऊ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको तो वहां होना चाहिए 7 बजे। अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं, अखिलेश जी बुलवा लीजिए इनसे, फायदा ही फायदा, फिर क्या परेशानी? बुलवा लीजिए, उनको जाना भी है रेलवे स्टेशन मैडम का। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि मॉनिटर ने जितना रटाया है वो ठीक से रट्टू तोते की तरह से बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए जो हमारे मित्र संबित पात्रा जी ने कहा, आप मैना की तरह बोलिए। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री का नेतृत्व संभाले हैं, उनका एक ही लक्ष्य है, अपने मित्रों को लाभ पहुंचाना, आम जनता को नहीं, मित्रों को लाभ पहुंचाना। और उसी क्रम में ये रेलवे भी पहले दिन से मित्रों को लाभ पहुंचाने के टारगेट पे रही है। शुरू में आते ही 1 साल के बाद रेलवे का अलग बजट जो होता था, जो रेलवे का एक अस्तित्व होता था, क्योंकि रेलवे हिंदुस्तान की जीवन रेखा होती, 2.25 करोड़ लोग रोजाना उस पर तय करते हैं रास्ता, अपना अपने मंजिलों पे पहुंचते हैं। हर गरीब आदमी का एक माध्यम था आवागमन का। उसको उसकी गरिमा को कम करते हुए उसके पहले इंडिविजुअल बजट को कम किया, फिर उसके बाद उसके अपॉइंटमेंट्स कम किए। आज की तारीख में लगभग 2,60,000 अपॉइंटमेंट कम है, पोस्ट खाली हैं। फिर रेलवे की अपेक्षा शुरू कर दी, फिर पदों में रिक्ता शुरू कर दी, फिर उन्होंने बजट में दे दिया तमाम चीजें, स्टेशन प्राइवेट, सैटेलाइट टर्मिनल प्राइवेट, तमाम चीजों को प्राइवेट, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म प्राइवेट, जो रिटायरिंग रूम है वो प्राइवेट, जमीनें बेच डाली रेलवे की, वो अब धीरे धीरे रेलवे को करना शुरू किया। हम तो मोदी जी से सिर्फ एक अनुरोध करेंगे, आप देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, आपके वचनों के, आपके जुबान की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आज लोग आपके वचनों पे जो आपने कहा था प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उसका पालन नहीं कर रहे हैं, लोग उपहास कर रहे हैं। बनारस में हमारा अनुरोध है आपसे अंजना जी कि आदरणीय मोदी जी ने बनारस में जो वक्तव्य दिया था कि रेलवे से तो मेरा जीवन है, और रेलवे को जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि कोई भी चीज की प्राइवेटाइजेशन होगा, वो सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो जो DLW वाला स्पीच थी वो आप सुना दें। हम तो प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया आप अपने उन वचनों को अमल में लाएं।
आपके वचनों का पे कोई उपहास करने का मौका किसी को न मिले। आपने कहा था कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, फिर ये क्यों हो रहा है? ठीक है। आप इसमें हस्तक्षेप करिए। आपके जुबान की मर्यादा रेल विभाग नहीं रख रहा चलिए, मैं है। उत्तर आप देता हूं। हस्तक्षेप करिए और कहिए कि ये सब गलत था। हम अपेक्षा करते हैं कि दर्शकों को जरूर आप मोदी जी का वो भाषण सुनाएंगे। ठीक है, जल्दी से जरूर, सब्बीर जी इसका हम जवाब अभी दीजिए। वो आपको व्हाट्सएप पे इसका भेज जवाब दीजिए, भेजिए आप नहीं, वो आप ना, सुना वो भी सकते हैं। WhatsApp उसके पे बाद मैं भेज सलीम देता साहब हूं के आपको। पास जाऊंगी। सब्बीर जी छोटा सा जवाब सलीम साहब के पास, उसके बाद जाऊंगी। मैं सुनाई देता हूं। देखिए, मैंने तथ्यों के साथ पूरा विषय रखा। और पहली बात बता दूं, रेलवे प्राइवेटाइज नहीं हो रहा है। ये पीपीपी, मैं एग्जैक्ट टर्म बता दूं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन। हाँ। ये पीपीपी मोड है। और मैं आपको 2019 के भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र में क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन पीपीपी फॉर्म इन इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी एनकरेज्ड। ये हमने प्रतिज्ञा किया था। जो वचन की बात आपने मोदी जी की रखी 2013 में, उस वचन को अभी अंजना जी ने सुनाया भी। मैंने संकल्प पत्र आपको पढ़ दिया। दूसरा, आपने कहा मित्रों को लाभ। कौन से मित्र? गरीब मोदी जी के मित्र हैं, मित्रों को लाभ होगा। आप रेलवे ट्रेन के बाहर जाके देखिए, छठ के समय, बिहार की हैं अंजना जी जानती है, छठ के समय लोग एक दूसरे के ऊपर लटक के जाते हैं, बाहर लटक के जा रहे होते, इतनी भीड़ होती है। दिवाली के समय उसको कमी करना है। 151 ट्रेन ऐड हो रहा है, इसमें लोग बटेंगे। ठीक है, और एक बात जल्दी रेलवे से, मंत्रालय जल्दी ने से, बहुत जल्दी से। स्पष्टता के साथ कहा है, जल्दी से। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होगा। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होगा, प्राइस बराबर की रहेगी दूसरे रेलवे के बराबर। ऐसा नहीं ये है कि मोदी प्राइवेट जी ट्रेन की आएगा तो वो स्पीच अपनी ये मर्जी खामोश से हो जाए। प्राइसिंग फिक्स कर देगा। अब ये बिल्कुल खामोश हो जाए, कॉम्पिटिटिव तो प्राइसिंग खामोश होगी। हो जाए। तो इनको परेशानी क्या है? सुनिए मैं खामोश हो गया हूं, आप ट्रेन दौड़ाइए पहले अपना। हाँ सुनिए। हाँ, मोदी जी की स्पीच सुनिए। हाँ, बताइए। चलिए, अच्छी बात है, कांग्रेस मोदी जी का सुनिए। सुना रहे हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं। आप में मैं तो से सुन भी नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा माइक के पास तो लेकर जाइए। 22 साल की उम्र के बाद पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि रेलवे की प्राइवेटाइजेशन सुनिए, नहीं करेंगे, सुनिए। ऐसा उन्होंने कहा था। ये अरे पब्लिक सुना प्राइवेट- दीजिए ना, आप वो दिखा आवाज दीजिए नहीं आ ना। रही, आवाज नहीं आ रही दिखा सर। दीजिए। आवाज नहीं आ रही, आ हम रही है, कोशिश देखिए। करते हैं, हम कोशिश करते हैं। ये जो आ आप रही है, बनारस का आप- कोई स्पीच बता रहे हैं, डेट बता दीजिए, उसका डेट बता हम- दीजिए। लेकिन हमने हम जो आपको सुनाया भेज है दे रहे हैं। 2013 में प्रधानमंत्री ने खुलकर हाँ। मोहम्मद सलीम साहब कहा था अरे ये बतौर कि जैसे प्रधानमंत्री सड़कों करते पर 2013 तमाम गाड़ियां दौड़ती हैं, वैसे ही 2013 रेलवे की पटरियों पर भी प्राइवेट 2013 गाड़ियों में और समझा रहे हैं अंजना जी सब- 2013 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, ये बतौर प्रधानमंत्री का स्पीच है। और आपके आर्काइव में सुनाइए ठीक है। या सुनिए। ठीक अरे है, मैंने मोहम्मद अपनी- सलीम साहब, मैंने मोहम्मद अपना सलीम संकल्प साहब, पत्र- संबित जी कह रहे हैं फायदा ही फायदा है, ये एडिशनल है। जो पहले से सरकारी ट्रेनें चल रही हैं उनको कुछ नहीं होने वाला है, फिर क्या दिक्कत है? अरे सुनिए जनाब, सुनिए। सलीम दिनों के साहब को बाद बोल मैं लेने इसलिए दीजिए, आया हूं अखिलेश जी आ रही हूँ। कि उम्मीद है कि हमारी बात को सुनने को मिले दर्शकों को। एक अखिलेश पहला जी। सवाल ये है कि मैं बहुत कुछ सोचा था बोलूंगा, लेकिन जो सब प्रश्न आ गया सामने तो उसको पहले ध्यान रखता हूं कि ये अफवाह है या प्रचार है। ये लेके जब झगड़ा हो रहा है, पिछले साल, इतना पुराना नहीं, 12 जुलाई का आपका आज तक का खबर देखिए, शाम का इवनिंग का बुलेटिन में। हाँ। उसमें आपको मिलेगा पीयूष गोयल जी पार्लियामेंट में रूल्ड आउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज, रेल मंत्रालय। संबित 13 जी के साथ तारीख। दिखाइए इनको। अच्छा, दूसरा आर्गुमेंट तो ये है कि अगर सड़क है, एयरपोर्ट है, उसमें सब लोग चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार का नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक भी अभी अदानी अंबानी सब चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है चूंकि। लेकिन एयरपोर्ट से साथ आप कंपेयर मत कीजिए। अभी वो एयरपोर्ट भी प्राइवेटाइज हो जा रहा है और एयरलाइंस, भारतीय जो इंडियन एयरलाइंस है वो भी खत्म हो जा रहा है। तो इसलिए आप जो प्राइवेट एयरलाइंस होने से सब जो फायदा होगा, ऐसे रेल के बारे में जो फायदा गिनाया जा रहा है विज्ञापन का, तो आप देखिए जब अभी क्राइसिस है, लोग जब एक जगह से दूसरी जगह फंसे हुए लॉकडाउन के समय पर या विदेश में, तो इंडियन एयरलाइंस ही है। भारतीय दूसरे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको आपको नहीं मिलेगा। और किस तरह से कश्मीर का लॉकडाउन हो या दूसरे आफत के टाइम हो, किस तरह से किराया बढ़ाया जाता है और डीजीसीए कुछ नहीं कर सकती, वो आपने देख लिया। दूसरी बात, एक झूठ बोला जा रहा है, झूठ कि पुराने ट्रेन बंद नहीं हो रही है। मेरे पास ऑर्डर है, रेलवे बोर्ड के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हर जोन को ये मई महीना में ये बताना पड़ा है कि मेल और एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन कौन कौन सा बंद होगा। ये 19 मई का ऑर्डर है। ईस्टर्न रेल रेलवे बोर्ड को लिख रही है, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनको लिख रही है। मैं एक लाइन पढ़ दे रहा हूं, एज इंस्ट्रक्टेड थ्रू several video conferences
for permanent cancellation of mail and express and passenger trains by Railway Board. This railway has identified for permanent cancellation of the following originating destination passenger trains in this railways. बोल करके ये 34 ट्रेन का लिस्ट है. ये तारीख 19 मई का है, जब लॉकडाउन में लोग फंसे हुए थे, जब पैदल चल रहे थे प्रवासी मजदूर, तब रेल जो राष्ट्रीय संपदा है वो राष्ट्र के काम में नहीं आया, उसको तालाबंद करके रखा गया अभी तक, और इस दौरान इसको बेचने का काम हो रहा है. दूसरी बात है, ये पीपीपी नहीं है. संबित पात्रा जी को मालूम होना चाहिए, वो डॉक्टर हैं, लेकिन जैसे कोविड के काम में वो नहीं आ सकते, वैसे ये पीपी मॉडल इनको मत समझाइए. कल जो पीआईबी ने जो रिलीज किया है, जो क्वालिफिकेशन प्री क्वालिफिकेशन का, उसमें कहीं भी सीट नहीं है आप लोगों की पार्लियामेंट में, बाय द वे नहीं है, कहीं भी पीपी नहीं है, वहां कहीं भी पीपी नहीं है. पीपी कुछ और था, जैसे तेजस आपने किया, पीपी कुछ और है, जैसे आपने वो जो टूरिस्ट लोगों के लिए, विदेशी टूरिस्ट के लिए जो चलाते हैं पैलेस ऑन व्हील्स, वो है. जैसे आप आईआरसीटीसी में कुछ काम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन को जिस तरह से आपने दिया है लीज में कि कुछ कंपनियों को मॉल बनाने के लिए, लेकिन ये जो है रेल की पटरी, रेल से आप प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे. सलीम साहब वो कह रहे हैं ड्राइवर और गार्ड भारतीय रेल का होगा. हाँ बिल्कुल, चूंकि दूसरा कोई के पास ये अनुभव है नहीं रेल चलाने का, रेल का गार्ड का, रेल के गार्ड का, रेल का आपके ड्राइवर का, और किसी के पास तो एक्सपीरियंस नहीं है. रेल चलाने का कोई प्राइवेट कंपनी इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं है. विदेशी से वो ले आएंगे, ये आत्मनिर्भरता नहीं है. दूसरी बात है, ये राष्ट्रीय संपदा है. अभी सवाल देश से जब जीतने का है, लड़ने का है देश को, तो वो क्या है, प्रायोरिटी क्या है. हमारी कोयला खदान में अभी आज स्ट्राइक चल रही है. कोयला खदान को अदानी को दे देने से क्या राष्ट्रीय संपदा बिक जाए? सरकार संपद बनाती है, चंद्रमा में चले जाएंगे, क्या डिबेट हो रहा है? ये कोयला खदान में चले गए हैं, अभी थोड़ी देर में चंद्रमा में भी चले जाएंगे. ये क्या विषय है, कहा जा रहे हैं? ये बेचने वाले हैं, ये नीलाम बैठे हुए हैं. बैंक घोटाले से जो लोग पैसा निकाले हैं, आपको मालूम नहीं है? अनिल अंबानी का रेल, मेट्रो रेल मुंबई का चला, वो चलाए थे, जिम्मेदारी लिए थे, बाद में सरकार को लेना पड़ा. डीएमआरसी मेट्रो रेल करके दिल्ली का मॉडल बनाया, किस तरह से चल सकता है रेल. और सरकार को चाहिए था रेल को और भी इंप्रूव करना. वो उसके बजाय वो जो प्रॉफिटेबल रूट्स है उसमें बंद कर रहे हैं. मैं चैलेंज लेके बढ़ रहा हूँ, वो मेल एक्सप्रेस बंद कर रहे हैं और उसी जगह पर दो आरोप वो सीधा लगा रहे हैं. कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, आप कुछ ट्रेन को बंद करने वाले हैं, पीछे के रास्ते से बंद कर रहे हैं ऑर्डर निकालकर. और दूसरा वो कह रहे हैं कि आप जो मौजूदा परिस्थिति थी उसको बेहतर करते. ये झांसा है. ये पीछे से बंद करना क्या होता है? जो बंद होगा तो आगे से ही बंद होगा, दिख जाएगा बंद हुआ है. ये पीछे से बंद करना, कोई चुपके चुपके ट्रेन को बंद कर देगा जाके क्या? चल रही होगी पीछे से ले जाएगा. ये सब मजाक की बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं सर. कोई आप सुनिए ना, आप सुनिए. देखिए, जहां तक कम्युनिस्टों का सवाल है, आज ये मुझे अभी डॉक्टरी सिखा रहे थे, सब कुछ सिखा रहे थे. मैं इनको बता दूं, इनके एक भी पार्लियामेंटेरियन आज नहीं है पार्लियामेंट में. क्यों नहीं है? क्योंकि परफॉर्मेंस ही नहीं दिया. जहां भी कम्युनिस्ट पार्टी की रूल रही, बंगाल में इतना कमाल कर दिया इन्होंने, कहां से कहां तक बंगाल को पहुंचा दिया, सब पूरे विश्व ने देखा ना, इसलिए छोड़ दीजिए. कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर मगर तथ्यों के आधार पे बात कर रहा. जब मैं कह रहा हूं 151 ट्रेन ऐड होगा, ये कह सर देखिए आराम से, मैं आपके बीच में तो नहीं बोल रहा था, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? अभी आप सुन लीजिए, आप इतने सीनियर व्यक्ति रहे हैं. नहीं अंजना जी, ये बहुत सीनियर पॉलिटिशियन रहे हैं, मुझे लगता है इनको ये व्यवहार सुधार नहीं देता है. मैं तथ्यों के आधार पे बात कर रहा हूं. इस ऑर्डर में एक सेकंड, पीपी लिखा है. फर्स्ट आप ऑर्डर निकालिए. अभी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसको सुनिए. पीपी मैं तो पढ़ दे रहा हूं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन. उसके बाद भी आप नहीं पढ़ पा रहे, व्हाट्सएप कर दूंगा, फिर आपको सुन लीजिए. अब बीच में मत बोलिए प्लीज सर, थैंक यू. देखिए अंजना जी, इन्होंने कहा कि ड्राइवर और गार्ड फॉरेन से ले आएंगे. कहाँ से फॉरेन से ले आएंगे? क्या मजाक कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या झूठ बोलते हैं? अभी झूठ बोला है. पूरी तरह से मैं बोला अनुभव किसी के पास नहीं है, भारतीय रेल से लेना पड़ेगा. अभी सुन लीजिए. ओहो ठीक है. तो आप भी फॉरेन का बोल रहे हैं. सुनिए, 151 ट्रेन चलेगा. पूंजी विदेश का हमारे इंडियन रेलवेज का रहेगा ही. कितनी ज्यादा स्टाफ की आवश्यकता रहेगी, कितना इसमें मैन्युफैक्चरिंग होगा, कितने इसमें कर्मचारी लगेंगे. आप सोचिए कितना बड़ा जॉब क्रिएशन होगा. क्या मुश्किल है? हमारे पास 100 ट्रेन थी, वो 100 ट्रेन बंद नहीं होगी और ट्रेन ऐड हो जाएंगी. इनको मुश्किल क्या है इसमें? देखिए, ये कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि हम पत्ते पहन के गुफा के अंदर ही रहें, उसी प्रकार का जीवन यापन करते रहें. और इनके जो नेता हैं, ये लंदन और हॉनोलुलु में बड़े बड़े 5 स्टार होटल बना के रहे, बाकी लोग पत्ते पहन के गुफा में रहे. ऐसा नहीं होगा. आप तो फकीर हैं, झूला लेके चले जाएंगे. आप तो फकीर हैं, नहीं दे. झूला लेके जाएंगे देश को बेच करके. एक सेकंड. आपके बात सर, कहे हैं झूला लेके जाएंगे, फकीर है. हम नहीं कहा. सुन लीजिए, मैं कैमरे पे हूं, माइक लगा हुआ है, मेरी आवाज ज्यादा आ रही है, और आपके बीच में बोलूंगा तो मत बोलिएगा कि फकीर बोलता है.
नहीं तो फकीर आप को भी तो बोलना बोला ना, आता है, इसलिए आप जो शांति से कम्युनिस्ट पार्टी को सुन पत्ता बता रहे हैं तो लीजिए। मैं बोला फकीर कौन देखिए, बोला? अभी क्या हो गया? अभी साइंसा बन रहे हो। तो पत्ता बोल रहा हूं तो पतझड़ में बोलिए। अरे सर, आपका पतझड़ चल रहा है, अभी बैठिए सामने से, आराम से बोलिएगा ना। बसंत ऋतु आएगी तो बोलिएगा। पत्ता खाने वाले लोग पत्ता ही बोलते हैं, पत्ता खाने वाले लोग पत्ता ही बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जब एयर रूट को ओपन करने की बात हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने एक दुनिया यहां हिला दिया था कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये सारे प्राइवेट एयरप्लेन्स नहीं चलने चाहिए। अंजना जी, बस हम वही एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस वही रह जाती, और आप और हम चढ़ ही नहीं पाते उसमें। चप्पल पहनने वाला आदमी चढ़ ही नहीं पाता फ्लाइट में। आज फ्लाइट में सब चढ़ रहे हैं ना, 2000-3000 रुपए में भी टिकट मिल रहा है। आज आप देखिए किस प्रकार की फैसिलिटी हुई है एयरपोर्ट्स में। ठीक उसी प्रकार अगर रेलवे को इतना बड़ा परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के माध्यम से एक लायबिलिटी से एसेट की ओर लिया जा रहा है। आप याद करिए, एक रेलवे मंत्री ने 2012 में, आपके स्टेट से आते हैं सलीम साहब, दिनेश त्रिवेदी जी को रिजाइन क्यों करना पड़ा था 2012 में बजट के बाद? क्योंकि दिनेश त्रिवेदी जी ने सच बोल दिया था। दिनेश त्रिवेदी जी ने कहा कि अगर हम फेयर नहीं बढ़ाएंगे तो रेलवे फंस जाएगी मिट्टी के नीचे, रेलवे गिर जाएगी। सीबीआई के केस लेकर के, दिनेश त्रिवेदी टीएमसी के मेंबर हैं, सीबीआई अभी के रुक केस जाइए, लेकर के मुकुल रॉय बोलना शुरू करते हैं। दिनेश त्रिवेदी को हटा करके मुकुल रॉय को बनाया गया था। टीएमसी के मेंबर हैं दिनेश त्रिवेदी, टीएमसी के मेंबर हैं, और टीएमसी के खाते से यूपीए उनको की हटा के सरकार में मुकुल रॉय को बनाया गया था, 2012 आपको में मालूम रेल है ना, मंत्री थे, जिनको और उन्होंने रेल की पूरी पोल पट्टी सर, आपके बीच में पूरा बोलूंगा फिर मैं। अंजना जी, मैं बता देता हूं, मेरी ट्रेन पूरी याद दिला दिया। सीबीआई के केस लेकर के मुकुल रॉय आपके साथ है ना, कर रहे हैं। त्रिवेदी को हटा करके ममता बनाई थी। देखिएगा, आप अपना ट्रेन चलाएंगे, मैं कैसे अपना ट्रेन लेके आऊंगा आपकी पटरी में, आप देखना। अभी सुन लीजिए ध्यान से। दिनेश त्रिवेदी जी ने स्पष्टता के साथ कहा था कि वायबिलिटी नहीं है, हमें फेयर बढ़ाना पड़ेगा। उस समय किस प्रकार ममता बनर्जी ने रातों रात उन्हें निकाल दिया था। देखिए, हम पैसा नहीं बढ़ाना चाहते, हम चाहते हैं कि पैसा नहीं बढ़ाए और गरीबों को सीट भी मिले, कंपलसरी टिकट भी मिले। अगर अमीरों को इसमें इन्वेस्ट करने बोल रहे हैं, 30,000 करोड़ अमीरों का होगा तो इनके जेब से क्या जा रहा है? गरीबों का फायदा हो रहा है, बल्ले बल्ले गरीबों का होगा, पैसा जाएगा अमीरों की जेब से। ये क्यों परेशान है? ये इसलिए परेशान है कि गरीबों का बल्ले बल्ले हो जाएगा, गरीबों का बल्ले बल्ले हो जाएगा। मोदी फिर से 2024 में जीत जाएंगे तो इनका क्या होगा? इनको बस डर इसी का है। इनको क्या लगता है? इनको बड़ी गरीबों की चिंता हो रही है, इनको किसी की चिंता नहीं हो रही है। राहुल गांधी की ट्रेन पटरी से उतर गई है, किसी भी कीमत पे उसे पटरी पे स्थापित करना है, इसलिए झूठ फैलाना है और झूठ के आधार की राजनीति करनी है। इससे पहले कि अखिलेश जी मैं आपके पास आऊं, एक बार मुझे आशुतोष जी से कमेंट लेने दीजिए। आशुतोष जी, क्या है ये, ट्रांसफॉर्म एंड रिफॉर्म है या फिर एक बहुत लंबी और बड़ी जो विरासत रही है भारतीय रेल की उसके साथ छेड़छाड़ है? देखिए, मैं अमूमन समित पात्रा जी के की बातों का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन आज मैं उनकी बातों का समर्थन भी करूंगा और यह भी कहूंगा कि जो बातें वो कह रहे हैं दरअसल बहुत कम कह रहे हैं। मेरा अपना मानना यह है कि आखिर सरकार को ट्रेन क्यों चलानी चाहिए, सरकार को हवाई जहाज क्यों चलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। जो बात अभी की जा रही है, अभी समित पात्रा जी कह रहे थे कि बहुत सारा रोजगार मिलेगा। अरे हिंदुस्तान के अंदर 13,000 ट्रेनें चलती हैं, 13,000 ट्रेनों में से अगर 151 ट्रेनें का प्राइवेट हाथों में जाती हैं तो ये ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम की स्थिति है। इससे ना कोई रोजगार क्रिएट होगा, ना कोई पैसा क्रिएट होगा, कुछ नहीं क्रिएट होगा। मेरा अपना मानना यह कि आज भारतीय अभी बड़ी अद्भुत स्थिति है। अभी आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि 1 जुलाई को पहली बार 100% ट्रेनें जो हैं वो टाइम पे चली। आप सोचिए, हिंदुस्तान की आजादी में हम इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पहली बार 70 साल में ट्रेन टाइम पे चली है। अगर यह भारतीय रेलवे की स्थिति है तो फिर आप समझ लीजिए भारतीय रेलवे किस दिशा के अंदर जा रही है। पहली बात तो ये, आप दुनिया के किसी भी दूसरे देश के अंदर चले जाइए, वहां ट्रेन टाइम पे चलती है, वहां पे ट्रेन बिल्कुल साफ सुथरी होती है, वहां का प्लेटफॉर्म बिल्कुल हाईली मैनेज्ड होता है, वहां के प्लेटफॉर्म के अंदर आपको उस तरीके के मल और तमाम गंदगी चीजें नहीं मिलती हैं, वहां पे आपको खाना साफ सुथरा मिलता है। हमारे और आप जैसे यात्रियों को क्या चाहिए? हमारी हिंदुस्तान का जो रेलवे बोर्ड है वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। हिंदुस्तान का जो रेलवे मंत्रालय बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है, और अगर ये प्राइवेट हाथों में आता है तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब एविएशन को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा था तब यह कहा जा रहा था कि एविएशन पूरी तरीके से बिक जाएगा। आज हम और आपकी तो बात मैं नहीं करता, लेकिन मेरे जैसा आदमी जो है वो हवाई जहाज में चढ़ सकता है, क्योंकि जो फ्रेट जो उसके फेयर थे वो आज कम हुए, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस की वजह से फेयर कम हुए। तो मेरा मानना यह कि ट्रेन, और तीसरी चौथी चीज जो हम एक बात को भूल रहे हैं कि जो हालत भारत की जो पटरियों की है,
ये पटरियां अगर आने वाले 5 साल के अंदर अगर ठीक नहीं की गई, इन पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा नहीं खर्च किया गया, तो ये सारी की सारी ट्रेन व्यवस्था पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो सकती है। इसलिए सिर्फ 151 नहीं, बल्कि मेरा मानना है कि 13,000 ट्रेनें प्राइवेटाइज की जानी चाहिए। संबित जी थोड़ा मुस्कुरा तो दीजिए, आज आशुतोष जी आपकी तरफ है। मैं कुछ बोलूं? नहीं, मैं मनी मन मुस्कुरा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं मनी मन मुस्कुरा भी रहा था और ये सोच रहा था कि ट्रेन दौड़ाते गए गलती से आशुतोष जी ट्रेन पटरी से उतार न दे, मगर उन्होंने पटरी से ट्रेन उतारा नहीं। धन्यवाद आशुतोष जी का, उन्होंने बातों को सही परिपेक्ष में रखा। नहीं, 13,000 की 13,000 ट्रेन कोई प्राइवेटाइज नहीं होने वाली है। इन्होंने ऊंट के मुंह में जीरा कहा। मैं मानता हूं कि ये पीपीपी मोड है और बिल्कुल सही बात है, इससे रोजगार बढ़ेगा। और देखिए 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं, टेक्निकली बताता हूं। ये जो प्राइवेट कंपनी है ये क्या क्या पैसा देंगे? फिक्स्ड हॉलेज चार्ज, मतलब ये जो भी आवाजाही करेंगे उसका चार्ज सरकार को देंगे। एनर्जी चार्जेस, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, कोयला ले रहे हैं, उसका चार्ज एज मार्केट प्राइस वो सरकार को देंगे। प्लस शेयर इन ग्रॉस रेवेन्यू, पूरे रेलवे की जो ग्रॉस रेवेन्यू होती है उसमें बिडिंग होगी और उसमें भी पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। इसमें तो एक हाथ से ले एक हाथ से दे का सवाल ही नहीं है, दोनों हाथ से ले वाला विषय है। उसमें भी परेशानी इन समाजवाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सोशलिस्ट माइंडसेट जो है, जो भारत को एक बंद डब्बे में रखना चाहता है, इनको परेशानी क्या है? और अखिलेश जी तो उस पार्टी से आते हैं जो फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन में विश्वास रखता है। मेरा यही सवाल था। मनमोहन सिंह जी तो उस सरकार के जिसने एविएशन में भी इस तरह से प्राइवेटाइजेशन, नरसिम्हा राव जी खुला इकोनॉमी चाहते थे। फिर क्यों विरोध? देखिए, क्योंकि मोदी जो भी फैसला ले उसके खिलाफ ये कौन सा तर्क दे रहे हैं आप? मोदी के फैसले के विरोध की क्या बात हो रही है? फैसले जो जनहित के नहीं होंगे उसके विरोध होंगे। किसी भी राज्य की अवधारणा होती है कि वो वेलफेयर स्टेट होता है, न कि प्रॉफिट मेकिंग कंट्री होती है, न कि प्रॉफिट मेकिंग स्टेट होता है। तो जो हमारा अवधारणा, उस अवधारणा के विपरीत अगर कोई आप निर्णय लेंगे तो हम आवाज उठाएंगे। और जहां एयरवेज और रेलवेज का बराबरी नहीं हो सकता है, पटरियां हैं, उस पटरियों पे ऊपर नीचे दाएं बाएं से नहीं आ सकती ट्रेनें, उसकी लिमिटेशन है, उसकी स्पीड है, दोनों ट्रेनों के बीच में गैपिंग है, और आप उसकी तुलना कर रहे हैं। और जितने भी प्रॉफिट मेकिंग चीजें थी हिंदुस्तान में, आपने रेलवे को धीरे धीरे कमजोर किया। मैंने आपको उदाहरण दिया, बोर्ड में आईएएस अफसरों की नियुक्ति आपने 2 साल पहले बंद कर दी। धीरे धीरे रेलवे को इस कदर लाए कि आपको प्राइवेट करना पड़े। एचपीसीएल क्यों प्राइवेट कर रहे हो? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन क्यों 3 लाख करोड़ प्रॉफिट टर्नओवर करने वाली कंपनी पे दबाव बना रहे हो? 80,000 करोड़ बताओ। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्यों प्राइवेट कर रहे हो? सुनिए, एक एक करके सुनिए। ऑटो सेक्टर आपने डुबो दिया, मोबाइल सेक्टर, जितने शेरोल कंपनियां हैं सबको आपने डुबोया। 1-2 कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए इसका मार्केट 70% चाइना ने, जो मोबाइल सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हैंडसेट सेक्टर है, उसमें कब्जा कर लिया। इंश्योरेंस आप देख ही रहे हैं, स्टील के हाथ देख ही रहे हैं। बीएसएनएल जब मोदी जी आए थे उस वक्त 4,500 करोड़ रुपए उस साल प्रॉफिट दिया था, उस साल, और आज कितने घाटे पे चला गया? क्यों घाटे पे भेजा जा रहा है बीएसएनएल को? जितने और वोडाफोन चाहे और जितने सोलर कंपनियां, उनकी हालत देख लीजिए, टेक्सटाइल देख लीजिए, टी गार्डन का देख लीजिए, एनएचआई ट्रेन से उतरकर कहां वोडाफोन में चले गए हैं अंजना जी? नहीं, सुनिए क्यों किया जा रहा है ये जो ट्रेन से उतर करके हर जगह वोडाफोन और एचपीसीएल में चले गए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, खामोश रहिए। मैंने बीच में आपके नहीं बोला, मैं हाँ बीच में ना बोला करें, बीच में ना बोला करें, बीच में नहीं बोलता, इसलिए सुनना सीखें। मेरा सिर्फ आक्षेप आरोप ये है कि आप आदरणीय मोदी जी इस देश की सारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों को धीरे धीरे कमजोर करके अपने मित्रों के हाथ में ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। मैंने कहा कि मोदी जी के उस वचन को दिखाना चाहिए आपको जिसमें उन्होंने कहा था कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। मेरा रेलवे का नाता है, मेरा रेलवे से इतना घनिष्ठ नाता उतना किसी से नहीं है, फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? मैंने आपको गिनाया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन क्यों बेचा जा रहा है, एयर इंडिया क्यों बेची जा रही है, ये तमाम चीजें क्यों बेची जा रही है? अपने तमाम और पोर्ट बेच दिए गए, तमाम एयरपोर्ट बेच दिए गए, रूल बदल दिए गए, एयरपोर्टों को बिडिंग के रूल बदल दिए गए, एक ही कंपनी को 6 एयरपोर्ट दे दिए गए। वो कंपनी अब कह रही है कि हम अभी टेक ओवर नहीं करेंगे क्योंकि अभी प्लेनों की आवाजाही कम है, उनको टेक ओवर कर लेना चाहिए रानी जनाब को, वो अभी टेक ओवर नहीं करें। लखनऊ के एयरपोर्ट पे अभी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1,500 करोड़ का प्रोजेक्ट चालू रखे हुए हैं, वो पैसे लगा रही है। तो ये तथ्यात्मक चीजें हैं, ये हवा हवाई नहीं है, ये तथ्यात्मक चीजें हैं।
वो बड़ा बीजिंग सीधा में आरोप लगा रहे हैं कि पॉलिसी कुछ बदली मित्रों गई को एयरपोर्ट। फायदा पहुंचाने के लिए एक एक करके आप सब कुछ बेच रहे हैं। जवाब दीजिए। मैंने गिनाया, इसमें जवाब क्या? ये तो देखिए अंजना जी, चलिए अब तो आप बीच में नहीं बोलते हैं। मैं देखिए अखिलेश जी, आपका एक अच्छा गुण है कि आप बीच में नहीं बोलते, इसका तो मैं सम्मान करता हूं। देखिए अंजना जी, इनको दर्द इस बात का है कि ये तो ऐसे ओपन बिडिंग प्रोसेस है। अगर अखिलेश जी की भी कोई कंपनी है वो बिडिंग कर सकते हैं, उनको अगर बिडिंग करने की इच्छा है। गांधी परिवार की कोई कंपनी तो वो भी बिडिंग कर सकते हैं, ओपन ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस है। इनको प्रॉब्लम है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा नहीं जाएगा ना, क्योंकि सारे बिडिंग करने वाले पहले तो राजीव गांधी फाउंडेशन में हिस्सा देते थे, उसके बाद बिडिंग करते थे। परेशानी इसी बात का है, मैं आपको खुल खुल के बता रहा हूं। इन्होंने कहा प्रॉफिट में, पहली बात तो बेचा नहीं जा रहा है, इंडियन रेलवे को कोई बेच नहीं रहा है, कोई प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा है, उसमें एक एडिशनल पावर लाया जा रहा है। और बाय द वे, यहां आप किसी से भी पूछ लीजिए आज, इंडियन रेलवे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है कि नहीं और कब से। अभी आशुतोष जी ने क्या बताया कि 5 वर्ष में अगर सारी पटरियां नहीं बदली तो इंडियन रेलवे चल नहीं सकती है। इस प्रकार की ऑपरेशन, और जो ऑपरेशन का लॉस होता है, 70 सालों से इंडियन रेलवे इस प्रकार से चल रही है। तीसरी और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि मोबाइल कंपनीज इत्यादि ये सब क्यों प्राइवेटाइज किया जा रहा है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जब हम सत्ता में 2014 में आए थे, मात्र 2 मोबाइल कंपनियां थी इंडिया में, आज 200 मोबाइल कंपनियां हैं, 200 मोबाइल कंपनियां हैं। ये फर्क होता है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का इस प्रकार का एक दूरदर्शिता होनी चाहिए। आज आप देखिए, आप मेट्रो, जब मेट्रो आया था वाजपेयी जी के समय, मेट्रो को एक कंसेप्ट लाया गया था, श्रीधरन जी आए थे, उस समय भी लोगों ने अपोज किया था, उस समय भी लोगों ने कहा था, और मेट्रो ने कुछ बहुत सख्त रूल बनाए थे कि इस पे कोई कोर्ट में केस नहीं हो सकता, इस पे किसी प्रकार की सवाल जवाब नहीं हो सकते हैं। आज मेट्रो का फायदा हुआ है कि नहीं, आप बताइए। आज आम जनता मेट्रो के कारण लाभान्वित हुई है कि नहीं, बताइए। वरना आप बताइए, आज हम दिल्ली में रहते हैं, क्या अवस्था होती हम लोगों की बिना मेट्रो के। यही सीपीआईएम मेट्रो को अपोज कर रही थी, मतलब टूथ एंड नेल सड़कों पे उतर करके मेट्रो के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। आज वाजपेयी जी के कारण मेट्रो के कारण हमें फायदा हुआ है। मैं पार्लियामेंट कमेटी का चेयरमैन था, रुकिए, अभी एविएशन के लिए झूठ बोलिए, झूठ बोलते तो आदत हो गया। सिर्फ दिखाइए, सुनाइए मत प्लीज। मैं डीएमआरसी सुनाइए मत, खाली प्राइवेट कंपनी नहीं है। एक सेकंड प्लीज, आपने दिखाने को कह दिया, ये गलत बोल रहे हो। अब देखिए ऐसा है अंजना जी, इन्होंने कहा कि फ्लाइट्स को हमने खराब कर दिया। अंजना, हम एयर इंडिया को बंद कर रहे हैं, एयर इंडिया को तो बंद नहीं किया है, मगर हाँ हम प्राइवेटाइज करना उसको चाहते थे। क्यों? एयर इंडिया को सफेद हाथी किसने बनाया? कुछ कर गूगल कर लीजिए। सिर्फ 500 करोड़ रुपए प्रत्येक महीने लगते हैं एयर इंडिया को केवल मेंटेन रखने के लिए। एयर इंडिया के दफ्तर में जो करोड़ों के पेंटिंग थे वो आज गांधी परिवार के ड्राइंग रूम में झूल रहे हैं। इस प्रकार से एयर इंडिया को दोनों हाथों से नोचा गया था, नोच खरोच करके खत्म कर दिया गया था। पूरी कहानी एयर इंडिया का बच्चा आज जानता है कि क्या उसमें घपला घोटाला किया गया था। ये घपले घोटाले नहीं हो पाएंगे, गरीबों को लाभ होगा। वेटिंग टिकट के लिए मैं गरीबों को एड्रेस कर रहा हूं डायरेक्टली। मोदी जी चाहते हैं कोई वेटिंग टिकट का झंझट ना हो। पता है अंजना जी, आपके घर में जो लड़का काम करता होगा, जो मेड सर्वेंट होगी, जब छठ के समय वो बिहार जाएगी या जाएगा, तो वो अंजना जी आपको बोलता होगा या बोलती होगी, अंजना जी प्लीज किसी को फोन करके जरा हमारा वेटिंग टिकट कंफर्म करा दीजिए ना। 10 बार बोलता होगा। अंजना जी आप कराती होंगी, मैं कराता हूं। ये नहीं होगा। सलीम साहब, सुने बिहार के छठ, अभी छठ आने वाला है, बिहार का एक बच्चा सुन ले। यही मोदी जी चाहते हैं कि आप जब छठ मनाने जाएं तो कभी भी आपको वेटिंग टिकट की आवश्यकता ना पड़े, कंफर्म टिकट पे जिस तरह की दुर्दशा में भारतीय रेल है, उसकी बेहतरी के लिए ठोस कदम उठाने की तो जरूरत है ना। अभी तक तो हमने देखा है गठबंधन की सरकारों में, गठबंधन की एक पार्टी को, जो कि ज्यादातर बिहार यूपी वाली पार्टी होती थी, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो, उसको रेलवे मिनिस्ट्री दे दीजिए। फिर उस पर नजर उस तरह से नहीं रहती थी, बेहतरी नहीं हो पाई रेलवेज की। लगातार हमने कई ऐसे शासन में 5 साल के देखा है। आज ये नौबत है अगर कि सरकार उसमें एक बेहतरी कर रही है, और वो वादा कर रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि पुरानी ट्रेनें नहीं रोकेंगे, तो फिर क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, लालू यादव जी, ममता बनर्जी, आप जैसे कह रहे हैं, हाँ। मामला ये नहीं है कौन मंत्री होंगे या किस प्रदेश से होंगे। रेल की दुर्दशा है, इसको आप मान रहे हो, लेकिन 13,000 ट्रेन के अंदर से 150 ट्रेन अगर जो ल्यूक्रेटिव है, जो ट्रंक रूट्स है, उसमें अगर आप दे दोगे हावड़ा से चेन्नई, हावड़ा से गुवाहाटी, सियालदह से गुवाहाटी, तो उसमें छठ पूजा का सबका आसान हो जाएगा जाना। इसी को बोला जाता है बबौलापन। एक दूसरी बात यह है कि ये ट्रेन किसके लिए चल रहा है? जो लोग झूल के जा रहे हैं, जो छत पे जा रहे हैं, उस रूट के लिए नहीं है। ये दिल्ली लखनऊ वाला जैसा रूट है, शताब्दी वाला ट्रेन है। तीसरी बात यह है
कि वो बोले कि पूंजी आ जाएगा, 30,000 करोड़ का लागत होगा, इसमें है लिखा हुआ, लेकिन पूंजी कोई घर से नहीं लाके देता है, बैंक से लेता है। आपको मालूम होगा जब इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो रहा था, ये जो एनरॉन कंपनी से लेकर के, जेपी से लेकर के अदानी पावर्स, जब बैंक में जब घोटाला देखने को मिला, जब बैंक का एनपीए बढ़ा, तो सरकार पार्लियामेंट में कही कि जो पावर सेक्टर फेल कर गया, प्राइवेट कंपनी जो पैसा लिया था बैंक से वो वापस नहीं कर पा रहा है। तो ये जनता का पैसा है, किसी का बाप का पैसा नहीं है, पैसा हमारा और आपका है। दूसरी बात यह है कि सरकार इसमें पिछले 6 साल में क्या की, रेल की दुर्दशा को बढ़ाई या घटाई? तो भाषण तो दे रहे हो ना, तो 6 साल तो आपको जिम्मेदारी मिला था, कोई गठबंधन का नहीं था, बीजेपी के सांसद मंत्री थे, लेकिन वहां भी ये देखा गया कि आप ट्रेन नए बढ़ाने से, अच्छा करने से बजाय आपने रेल को इस्तेमाल किया दुधेल गाय की तरह। और अभी ये स्थिति हुई है कि अभी बोल रहे हैं 1 तारीख को आशुतोष जी बोले कि एकदम राइट टाइम में चला। अरे के ट्रेन चल रहा है, ट्रेन तो बंद है 12 अगस्त तक। अभी पैसेंजर ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो ट्रेन कानपुर जाने के बजाय भुवनेश्वर पहुंच जाती है। तो आप ट्रेन का संख्या कम कर दोगे, उसके बाद, और डीएमआरसी प्राइवेट कंपनी नहीं है, सभी पार्टियों को मालूम होना चाहिए। सीताराम जी इंडियन रेल से आए थे, और डीएमआरसी एक मॉडल है। अभी भी अगर रेल को सुधारना है तो डीएमआरसी जैसा मॉडल लेना है, ताकि उसमें मिल्कियत सरकार की रहेगी, मैनेजमेंट मॉडर्न होगा, और ये आईएएस अफसर और मंत्री नहीं चलाएंगे, मंत्री नहीं चलाएंगे, इसको टेक्नोक्रेट से चलाना पड़ेगा। जो फाइनेंस जवाब दे दूं, लालू यादव जी जब रेल मंत्री थे तो रेल का नुकसान नहीं हो रहा था, और हम साफ साफ कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय संपदा बेच रहे हैं, राष्ट्रीय संपदा को जोड़ नहीं रहे हैं, ये बेचने वाले हैं, ये जोड़ बनाने वाले नहीं है। ठीक है। अंजना जी, बस इनके पास एक ही रट है, हमने देश बेच दिया, हमने फलाना कर दिया, हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतना हम अगर बर्बाद बेच रहे होते तो देश हमें ऐसे वोट नहीं करती। एनी हाउ मैं फैक्ट्स पे आता हूं। सर सुनिए, इन्होंने कहा कि हम एक एग्जांपल दिया कि दिल्ली लखनऊ रूट पे, वायबल रूट पे हम चला देंगे, तो फिर वो जो ट्रेन चल रही है उसका क्या होगा। मैं आपको 3 उदाहरण दे रहा हूं। पिछले साल आईआरसीटीसी ने 3 ट्रेन चलाए प्राइवेट, काशी महाकाल, दिल्ली लखनऊ तेजस और अहमदाबाद मुंबई तेजस। कौन सा ट्रेन हमने बंद कर दिया? और ये तीनों कितनी अच्छी फैसिलिटी के साथ चल रही है, लोगों को फैसिलिटी मिला। कौन सा इसमें गड़बड़ हो गया बताइए, किसको परेशानी होगी? आईआरसीटीसी अलग कंपनी है ना, इंडिया की तो नहीं, तो क्या हो गया? छठ पूजा वाला भी आ जाएगा तो क्या? आपको छठ पूजा से क्या परेशानी है? नहीं, छठ पूजा से क्या परेशानी? मैंने एक उदाहरण, मैंने छठ पूजा का उदाहरण दिया क्योंकि छठ और दिवाली के समय बहुत भीड़ होती है। नहीं, मैं छठ पूजा का उदाहरण, एक सेकंड, या फिर बिहार चुनाव आने वाले हैं इसलिए मैंने छठ पूजा का उदाहरण क्यों दिया? नहीं, मैं बता, एक सेकंड सलीम जी को जरा शांत रखिए, मैं बताता हूँ छठ का उदाहरण क्यों दिया। पूरे हिंदुस्तान में अगर सर्वाधिक लोग आवागमन करते हैं किसी एक समय पर, तो वो छठ के पूजा के समय होता है, क्योंकि बिहार के परिश्रमी लोग पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक श्रमिक के रूप में हैं, और वो अपने मातृभूमि, अपने राज्य जाते हैं छठ पूजा करने के लिए। इसलिए मैंने छठ का उदाहरण दिया। तो ये सलीम जी को और कांग्रेस पार्टी को छठ से इतनी परेशानी क्यों? हम छठ का नाम लेते हैं, हम छठ का नाम लेते हैं, अब छटपटाने क्यों लगते हैं भैया? क्यों छटपटाने लगते? मैं छठ बोलूंगा और कांग्रेस छटपटाएगी, क्यों? आप छठ का नाम लेते छटपटाते क्यों है? शांति से बैठिए, मत छटपटाइए, मुझे तथ्यों को रखने दीजिए, मत छटपटाइए। देखिए अंजना जी, ठीक है, आपका तो कुछ नहीं हो रहा है, साफ बैठिए। देखिए अंजना जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, अभी अखिलेश जी ने कहा कि हमारा अधिकार है कि हम आवाज उठाएंगे। अखिलेश जी, अगर सही समय पे आपने देश को, भारतीय रेलवे को उठा दिया होता तो आज आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं रहती। आपने देश को, आपने देश के गरीबों को, आपने देश के रेलवे का भट्टा बैठाया था, इसीलिए आज उसको उठाने की आवश्यकता है, और मोदी जी वही कर रहे हैं। हाँ। इसको अंग्रेजी में रिफॉर्म कहते हैं और हिंदी में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है आशुतोष जी, क्या ये फुल फ्लेजेड रिफॉर्म है? मैं आ रही हूँ अखिलेश जी इसके बाद, एक सेकंड मैं आऊंगी आपके पास। आशुतोष जी, क्या ये फुल फ्लेजेड रिफॉर्म है? क्योंकि जिस भाषण का जिक्र अखिलेश जी कर रहे थे वो मैंने यहाँ निकाल दिया है। प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा, साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि रेलवे का हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं। क्या ये फुल फ्लेजेड वो रिफॉर्म है जिसकी जरूरत है अगर भारतीय रेलवेज की आपको पूरी तरह से काया पलटनी है तो? क्योंकि पीएम ने सीधा कहा प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे, उन्हें भी एहसास है कि कितना बड़ा ये रिफॉर्म होगा और कितना इसका विरोध होगा। एक छोटे से कदम से प्राइवेट कंपनियों को एंट्री दी जा रही है। देखिए अंजना, इसमें एक बड़ा आयरॉनिकल मामला है ये। आयरॉनिकल इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार को आज 303 बीजेपी के सांसदों का समर्थन है।
इसका मतलब यह कि देश ओवरवेलमिंगली उनको सपोर्ट कर रहा है और चाहता है कि ओवरवेलमिंगली वो रिफॉर्म करें। लेकिन अभी मैं समित पात्रा जी की बात को सुन रहा था, वो इस बात में बड़े डिफेंसिव है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा। मेरा कहना यह है कि प्राइवेटाइजेशन 100% होना चाहिए ट्रेन का। और मैं इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश के अंदर एक अजीब तरीके की हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी इस बात को लेकर यह कि जब आप सत्ता के अंदर होते हैं तब आप कुछ फैसले करना चाहते हैं और विपक्ष में रहकर आप उस फैसले का विरोध करते हैं। जब 1991 के अंदर जब पहली बार इस देश के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया तो जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो डीरेगुलेशन था उसको पीवी नरसिम्हा राव ने चुपके से किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि इतना बड़ा कदम है, अगर पब्लिकली कर दिया तो सारा का सारा रिफॉर्म का प्रोसेस रुक जाएगा। उस वक्त बीजेपी विपक्ष के अंदर थी। जब यही बीजेपी जब सत्ता के अंदर आ जाती है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर, तो वो सारे काम करते हैं जो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की टीम ने किया था। उसके बाद जब मनमोहन सिंह की टीम आती है तो फिर बीजेपी जो है वो कहती है कि नहीं, फॉर एफडीआई में विरोध करने लगती है, डिसइन्वेस्टमेंट विरोध करने लगती है, इंश्योरेंस में एफडीआई नहीं होनी चाहिए, मल्टी ब्रांड में एफडीआई नहीं होना चाहिए, सिंगल ब्रांड में नहीं होना चाहिए, आर्मामेंट्स में नहीं होना चाहिए, इंश्योरेंस में नहीं होना चाहिए। जब आप सरकार के अंदर आ जाते हैं 2014 के अंदर, तो वो सारे फैसले आज मोदी जी की सरकार ने शुरुआत में किया। मेरा कहना यह है कि इस देश का नुकसान इसलिए है क्योंकि आज भी देश जो समाजवादी कम्युनिस्टवादी जो मानसिकता है आर्थिक मसले पर, उससे निकल कर सामने नहीं आ पा रही है। मेरा कहना यह कि समित पात्रा को चौड़े के साथ कहना चाहिए, हम रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करेंगे क्योंकि रेलवे की हालत बर्बाद होने की स्थिति में है। उसके लिए अगर बेहतरी चाहिए तो एफिशिएंसी लेके आइए। इस देश के अंदर एफिशिएंसी आई, इस देश के अंदर 30 करोड़ लोग गरीबी से मिडिल क्लास में आए। वो इसलिए आए क्योंकि 1991 के अंदर रिफॉर्म शुरू हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म, और उस प्रक्रिया को ना तो यूनाइटेड फ्रंट की सीपीएम वाली सरकार रोक पाई और ना ही अटल बिहारी वाजपेयी रोक पाए और ना मनमोहन सिंह रोक पाए। आज बीजेपी के पास वो समर्थन है कि वो एक झटके में बड़े से बड़े फैसला करना चाहिए। बड़ा कदम उठाने के लिए संबित जी तैयार होइएगा। सरकारी कोएलिशन में होती हैं तब रिफॉर्म करती हैं। आपको तो सलीम साहब आशुतोष जी ने पूरा ही खारिज कर दिया। संबित जी आपको चुनौती दे रहे हैं। मोदी जी बोले ना एक साल में 27 करोड़ से 80 करोड़ गरीब हो गए। मोदी जी का भाषण 80 करोड़ क्या गरीब परसों दिन, आशुतोष पहले 27 करोड़ थे एक साल। सलीम जी शांत हो जाए तब मैं बोलूंगा। देखिए सलीम जी शांत। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, हर फील्ड को रिफॉर्म करना ये मोदी जी ने करके दिखाया है। आप देखिए जब हम आए थे, उदाहरण मैंने आपको दिया और दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, जब हम आए थे तो ये जो केबल बिछाने का काम था आपका कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए, ये केवल आपके कुछ 100 ग्राम पंचायत तक पहुंचे थे, आज कई लाखों ग्राम पंचायत तक पहुंच गए। ये अपने आप में दिखाता है कि किस स्पीड के साथ और किस स्केल के साथ रिफॉर्म हो रहा है भारतीय रेलवे में। ये बहुत बड़ा कदम है। और जैसे कि भी आशुतोष जी ने बताया कि पूरा का पूरा प्राइवेटाइज होना चाहिए, मैं तो कहूंगा जो हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, जिसके आधार पर हमें वोट मिला है, हमें इस आधार पर वोट मिला है कि हम पीपीपी मॉड्यूल को आगे बढ़ाएंगे और उसको हम आगे लेके आएंगे, एनकरेज करेंगे। आज हम पीपीपी मोड को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको एनकरेज कर रहे हैं, आगे लेकर आ रहे हैं। अंजना जी, ये खामोश अंजना जी, देखिए ये किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे संबित जी, और ईरान पुरान बता रहे हैं। मैं आपको इसी तरह से जब इन्होंने नोटबंदी की थी तो क्या कहा था, ट्रेन के बारे में बताया, फिर बोला आपने, फिर आपने बोला आपने डिजिटलाइजेशन पे आप लोगों ने, आप ही ने अंजना जी ने 100 बहस की होगी, संबित पात्रा ने की होगी कि अब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, नोटबंदी हो गई और 3 लाभ गिनाए थे आप लोगों ने। डिजिटलाइजेशन, आतंकवाद पे कमर टूट गई, नक्सलवाद की कमर टूट गई। 17 लाख करेंसी प्रिंटेड थे, आज 22.5 लाख प्रिंटेड करेंसी है। डिजिटलाइजेशन तो फेल, खत्म कहानी। तो है, तारीफें बता रहे थे, मोदी जी बता रहे थे। रोज क्या हो रहा है, खामोशी से सुनिए, सुन नहीं सकते, खामोशी से सुनिए जनाब, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। क्या किया इनके मित्रों ने, इनके मित्रों का माफ हुआ, 9 लाख करोड़ रुपए बैंक का है, इनके मित्रों का राइट ऑफ हुआ। 11 लाख करोड़ रुपए बैंक का कौन मित्रों का माफ हुआ बताइए, आ चुकी है। कौन मित्रों का 9 लाख करोड़ रुपए माफ हो गया? सारा झूठ बोल रहे थे। सरकारी पटरी पर चलेगी प्राइवेट ट्रेन, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।